आज समय कैसा आ गया है कि दिखावे की दुनिया में इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। हमारे देश में ये माना जाता है कि बाल मजदूरी कराना अपराध है, लेकिन कहते हैं ना कि दिखावे की ज़िंदगी जीने वाले लोगों के लिए अच्छे अच्छे घर वाले भी बेकार हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग भी रूल रेगुलेशन को धज्जियां उड़ा देते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th 9th बोर्ड का पहला चैप्टर, ठीक है, बहादुर, जो हिंदी का होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के व्यू से, क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है। आप जैसे नाम से ही समझ सकते हो कि इसमें जो है एक पहाड़ी इलाका के बच्चे का बारे के जीवन के बारे में स्थिति बताया गया है, बहादुर, ठीक है, जो कि नेपाल के साइड रहने वालों को बहादुर नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि आपने अपने कम उम्र के अनेकों लड़के लड़कियों कारखानों में चाय की दुकान या फिर घरों के काम करते देखा होगा आप लोगों ने, जो कि एक सच्चाई है। हमारे भारत में जो है बाल मजदूरी बंद है, ठीक है, इस पर बैन लगी हुई है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि लड़के लड़कियां जो होती है कारखाने में चाय की दुकानों या फिर घरों में काम करते देखा जा सकता है। आप किसी भी अमीर घर में चले जाइए जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे आपको काम करते हुए दिख ही जाएंगे, जो एक जर्नल सी बात है, एक कड़वी सच है। लेकिन फिर भी सरकार अपने आप को ये कहती है कि हम बाल मजदूरी बंद कर चुके हैं। आप देखोगे तो सरकार के ही ऐसे काम, बहुत से काम होंगे जहां पर बाल बच्चे, छोटे छोटे बाल मजदूर लगे हुए होते हैं, लेकिन सरकार इसकी वजह से आंख बंद करके रखी होती है। और जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इन कानूनों को धोप दिखा के, उनके तेवर दिखा के लोगों को परेशान करती है। तो ये तो जर्नल सी बात है। आप लोग इच्छा होती है कि उनके विषय में कुछ जानते हैं, वे कहाँ से आए हैं, क्या क्यों आए हैं, कैसे रहते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, विभिन्न परिस्थितियों का सामना वो कैसे करते हैं। संभव है कि इस विषय में आपको भी कुछ अनुभव हो। बहादुर एक ऐसे किशोर की कहानी है जो अपने घर से भागकर शहर आ जाता है। वहाँ एक घर में नौकरी करने लगता है। वह अपना काम पूरा ईमानदारी और लगन से करता है, लेकिन एक दिन अचानक वह इस घर से भी भाग जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। लेकिन उससे पहले मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है, तभी मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और साथ में आप वीडियो को पूरा देखिए। ये मेरे लिए नहीं देखिए, आप अपने लिए देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे क्या होगा, इससे क्या मिलेगा, और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर मेरे पढ़ाया हुआ, तो उस वीडियो को जो है पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के हर एक जगह पे एक इंपॉर्टेंट बात को मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जो क्वेश्चन आंसर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाती है। हर एक टॉपिक पे मैं अच्छी बात बताता हूँ जो आपके दिमाग के लिए और आपके ज़रूरतों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अधूरा देखिएगा, कहीं कहीं से देखिएगा तो शायद आपको चैप्टर अंडरस्टैंडिंग अच्छे से ना हो पाए, ठीक है। इसलिए मेरा विचार है कि आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, आधे घंटे के देखिए, 15 मिनट 20 मिनट देखिए, लेकिन पूरे अच्छे से देखिए, ठीक है। साथ में आपके साथ जो दोस्त, जो आपके रिश्तेदार हैं या गली मोहल्ले में बच्चे रहते हैं जो 9th बोर्ड में पढ़ते हैं, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए। अगर उनको अच्छा लगता है तो आगे अपना स्टडी करेंगे इस चैनल से, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपना कर्म कर दीजिए, क्योंकि जो अपना कर्म करना जानता है वही सच्चा इंसान और सच्चा मनुष्य कहलाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि बहादुर कहानी जो है वो किस प्रकार से लिखी गई और क्या समझाने की कोशिश किया जा रहा है। एक बार की समय की बात है, सहस में काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसे कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों की बुरी तरह मलक रहा था। 12-13 वर्ष का उम्र था उसका। ठिगना चक्कर शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह, वह सफ़ेद नेकर्स आधी वहाँ की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूते पहने हुए था। यहाँ राइटर जो है एक बच्चे के बारे में बता रहा है कि 12-13 वर्ष का लड़का है, ठीक है, गोरा है, चिट्टा है, और वो थोड़ा सा सफ़ेद कपड़ा पहन रखा है जो हाफ बाजू का है। उसके गले में स्कॉट की तरह एक रुमाल भी बंधी, स्कॉट जैसे बांधा जाता है तो रुमाल जो है गले में बांधा हुआ है। उसे घोरकर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको। अपने भाई को निश्चय वह पंच बराबर हो गई थी, यानी निर्मला जो थी उस बच्चे से काफ़ी आकर्षित हो गई थी। उसके लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। देखिए जो राइटर को है, ये बच्चा जो लेके आया था बहादुर, वो उसका साले लेने लेके आया था, ठीक है, क्योंकि राइटर ये कहना चाहता है कि नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे
सभी भाइयों रिश्तेदारों के अच्छे सोहतों पर है, उन पर सभी को यहाँ नौकर थे। राइटर कहना चाहता है कि उसके जितने भी रिश्तेदार हैं सबके पास एक नौकर है। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकर का सुख देखा, क्योंकि राइटर जब शादी में गया था तो वहाँ नौकर के जो काम करते हैं वो सारे सुख देख के वो काफ़ी प्रभावित हुआ था। मेरे दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाई तोड़ती थी, जबकि निर्मला का सवेरे से लेकर रात तक खटकना पड़ता था। यानी रात जो उसकी पत्नी है राइटर का, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता था, लेकिन उसका भाई का जो मतलब बीवियां थी वो रानी की तरह नौकर का सुख प्राप्त करती थी। इसके बाद नौकर पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जापने लगी, लेकिन जैसे ही राइटर अपने घर पे आया तो जो निर्मला उसकी पत्नी थी वो नौकर लाने के लिए राइटर को विवश करने लग गई थी। उसकी तरह अभिगानी और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में नहीं होगी। वो ऐसा अपने आप को प्रतीत कर रही थी निर्मला की जैसे उसके जैसा दुनिया में दुखी बंदा कोई नहीं है। वो लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। ये बार बार वो राइटर को बोला करती थी और उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश करती थी कि वो भी एक नौकर ला के उसको दे दे। पहले साले साहब ने उसका किस्सा सुना पड़ा। वो एक नेपाली यानी जो उसके साले थे राइटर के, उसने एक कहानी सुनाया उस लड़के के बारे में कि आखिर वो कहाँ का रहने वाला है और किस प्रकार उसको मिला। वो एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था, नहीं जो बहादुर है उसका पिता जो है मर चुके थे युद्ध में, और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी, यानी माँ ही उसको पूरा चलाती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैली थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ व जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़िया के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या तोड़ फोड़ कर रखता। चलिए ये तो बात जनरल सी बात है, हर एक बच्चों के गुण होते हैं कि बच्चे जो है काम, माता पिता तो चाहते हैं बच्चे काम करें, जैसे आपके भी माता पिता ये चाहते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते रहते हो, कभी ये तो कभी वो। तो ये बात तो हर माता पिता का भाई प्राथमिक अधिकार हो जाता है। कभी कभी वो पशुओं को चराने के लिए ले जाता, उसे एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसकी उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसीलिए उसे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस को भागी उसकी माँ के पास चली गई तो कुछ दूर पर एक खेत में काम कर रही थी। यानी जब उसने भैंस को मारा तो भैंस जो था वहाँ से भाग के उसकी माँ के पास चलिया गया, क्योंकि वो उसकी माँ उससे बहुत ही प्यार करती थी। माँ का माथा ठनका, बेचारा बेजवान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा। ये बात उसके मन में खटक गया कि भाई इतना क्यों आया है, बेजुबान जानवर जो है घास छोड़ के खाना छोड़ के यहाँ पर मेरे पास क्यों आया है। तो इस वजह से जो है वो काफ़ी परेशान हो गई। जरूर उसने उसकी काफ़ी मारा है, वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसके वहीं कराहता हुआ छोड़कर वह लौट आई। यानी माँ ने क्या किया, उस जवान जानवर के मारने के कारण न उसकी बातें समझा न सोचा और उसको इतना मारा कि बेचारा किराहता हुआ वहीं पे लेट गया। लड़के का मन माँ से फट गया था, यानी माँ के प्रति उसका जो विश्वास था, जो प्यार था वो ख़त्म हो गया था और वह रात भर जंगलों में छिपा ही रहा। रात भर बच्चा जो था बहादुर जंगलों में छिपा रहा। जब सवेरा होने के आया तो वह घर से पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी छुपके घुस गया। फिर उसने घी की हड्डियां में से हाथ डालकर माँ के रखे रुपये में से 2 रुपया निकाल लिया। अब बच्चे ने क्या किया, चोरी छुपे रात भर कहीं और छुपा रहा, लेकिन जैसे ही नाइट हुआ, मतलब सुबह का टाइमिंग हल्का सा था, तो वो अपने घर में घुस गया चुप से और वहाँ हंडिया जो टंगी हुई थी उसमें से उसने 2 रुपया निकाल लिया। अंततः वो 9-2-11 हो गया, यानी वहाँ से वो भाग गया। 9-2-11 का मतलब दोस्त होता है भाग जाना। भागने के बाद वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टैंड था जहाँ गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। तो वो गोरखपुर जाने के लिए बस स्टैंड पे चला गया। फिर तुम्हारा नाम क्या है जी, मैं पूछा। यानी जब राइटर को मिला तो कहता है मैंने पूछा दिल बहादुर शाह। ठीक है, उसने कहा दिल बहादुर शाह उसका नाम है। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक याद नहीं कि मैंने उसके क्या हिदायतें दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और इस घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर की बहुत प्यार और इजाज़त से रखा जाता है। राइटर ने शुरू में ये बात बोला कि इस घर में नौकर को बहुत कदर की जाती है, बहुत ही प्यार और इज्जत से रखा जाता है।
ठीक है, ये बात उसको बहुत अच्छा लगा बहादुर को। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं, राइटर का ये विश्वास था। अगर वह यहाँ पर रह गया तो ढंग दारू सीख जाएगा, यानी रहने का तरीका, रूल रेगुलेशन सीख जाएगा। घर के और लड़के की तरह पढ़ लिख भी जाएगा। ये भी राइटर की कल्पना था कि वो पढ़ लिख जाएगा और अच्छा बच्चा बन जाएगा, उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले। ठीक है, निर्मला ने भी उसको अच्छी अच्छी बातें बताई। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, वह ना किसी के यहाँ जाए और ना ही किसी का काम करे। ठीक है, निर्मला ने पहले ही इसका उद्देश्य दे दिया कि तुम किसी के घर नहीं जाओगे, ना किसी की बातें सुनोगे और ना किसी से कुछ हेल्प मांगोगे, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही तुच्छ हैं, उनके विचार अच्छे नहीं हैं। ठीक है, कोई बाजार से कुछ भी लाने को कहे तो वह कभी अभी आता हूँ कह के जाए। निर्मला ने पहले उस लड़के को सिखा दिया कि कोई तुम्हें अगर ये बोले कि मुझे कोई काम कर दो तो तुम ये बोलना कि मैं अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाओ। उसे घर के सभी लोगों को सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए, यानी उसने पहले बता दिया कि सभी के साथ सम्मान और तमीज़ से बात करो। और भी बहुत सी बातें बताई। अंत निर्मला ने बहुत ही उदारपुर लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया, यानी दिल शब्द जो था, ठीक है, उसने बताया था दिल बहादुर शाह, तो दिल हटा दिया और बहादुर नाम उसका नामकरण कर दिया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। ठीक है, वो हंसमुख भी था और काफ़ी मेहनती लड़का था। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना के आने की वजह से छा जाता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं और उसकी देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते हैं। ये तू लोग छिपकली क्यों कहते हो? ये सुनने शेर देखा है? ऐसी ही बात उसने पहाड़ी गाने की फरमाइश की जाती है, यानी कुछ बच्चे जो होते हैं उसके सुबह सुबह आते हैं और उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं और उसके पहाड़ी गाना जो है वो सुनने की कोशिश करते हैं। घर के लोग भी उसे इसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते ही रहते हैं। वो उतना उत्तर देता है, जितना उत्तर देता है उसे अधिक हंसता था। सबको उसे खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र होती थी, यानी घर में सभी लोग उसको बहुत ही कदर करते थे और खाने की बड़ी फिक्र होती थी। निर्मला आंगन से खड़े होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ते क्यों नहीं कर लेता, यानी ऐसी सी बातें, यानी वो दिखाने की कोशिश करती कि हम बहादुर को बहुत ही प्यार करते हैं और बहुत लाल प्यार से रखे हुए हैं। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तली भूनती हूँ, यानी वो ये कहती थी कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ कि नौकर चाकर को मैं परेशान करती हूँ और किसी तरह की तकलीफ देती हूँ। तो ये इसका निर्मला का विचार था। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि 100-150 महीनेवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए पर तकलीफ उससे ज़रा भी नहीं होना चाहिए। एक नौकर का कमीज़ तो उसी रोज़ लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। तो निर्मला ये थी कि वो कहती कि 100-150 रुपया खर्च भी हो जाए नौकर पर तो क्या हुआ, उसके लिए नए नए कपड़े कमीज लाओ, अच्छे से नौकर रखो, यानी वो नौकर नहीं है, घर का ही एक सदस्य हो। ये निर्मला का इसमें विचार था। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता, वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुली पर नजर आता। निर्मला छाती पीट पीट कर कहती, अरे रिछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरे में पोछा लगाता, अंगीठियों जलाता, चाय बनाता और पिलाता। इस तरह से सारे काम जो है बहादुर अभी करने लग गया था। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन में मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता पर निर्मला स्वयं सब्जी रोटी बनाती। निर्मला की उसी बहुत फिक्र रहती थी। उसके उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसकी कोई काम करते देखकर कहता, माता जी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम के दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वो किसी बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। उसके बाद उस तरह हंसने लगता था गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लग जाता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? तो लड़का उत्तर देता, नहीं, क्यों, वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना
पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भर जाता है, वह भी। और हंसते हुए कहा उसने। उसका विचार ये था कि माँ बाप बेशक मुझे मारे हों, लेकिन उनका कर्जा जो है जीवन भर रहता ही रहता है। निर्मला ने उसकी एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर के वह एक चादर भी ले आया था। रात और काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बस खटल पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता और जेब में से कपड़े की एक गोली सी टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता रहता था। वह बहुत ही प्रसन्न नज़र आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसको जेब से निकल आती। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता। उस पहाड़ी गाने का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी, जैसे कोई पहाड़ की निर्मलता में अपनी किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। दिन मज़े में बीतने लग गए थे। काफ़ी राइटर कहना चाहता है कि उसका दिन जो था काफ़ी अच्छे व्यतीत होने लग गया था। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसात था। मैं अपने को बहुत ही ऊंचा महसूस करने लग गया था। अपने परिवार और संबंधियों से बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहता था। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी को सीधे मुँह बात तक भी नहीं करता था, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट फटकार देता था। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिससे पास कलेजा है वही आजकल नौकर रखता है। तो राइटर भी ये कहना चाहता है कि उसके अंदर भी काफ़ी घमंड और तेवर आ गई थी, क्योंकि वो नौकर की सुख उसने भी देख लिया था। ठीक है, घर के स्वंग की तरह रहता था। निर्मला भी बहुत मोहल्ले में शुभ सूचना दे आती थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो जाता। यानी निर्मला भी अपने तेवर दिखाने की कोशिश करती कि सारा पैसा जो आधा पैसा जो होता है हमें नौकर चाकर पर भी ख़त्म हो जाता है। राइटर भी ने यही बात बोला कि आज तो नौकर तो है कलेजे वाले बंदे रखते हैं कि किसी का खर्चा उठाना आम बात नहीं होता, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है, ये विचार निर्मला का था। ये तो कई बार कह ही चुकी थी कि दूसरे की दुनिया को किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको बहुत आराम मिल गया था। राइट, ठीक है, निसंदेह सबको आराम मिला हुआ था काफ़ी हद तक, और लोग भी अपने आप को महान समझने लग गए थे। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमकदार सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई थी। अब कोई एक खर भी न टकसता था। किसी को मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इसी तरह की फरमाइश चलती रहती। बहादुर घर में की फिरकी की तरह नाचता रहता। कभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे पहले उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रौब दाब से रहने का कायल था, और उसे बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। यानी उसका बेटा जो था लेखक का, जिसका नाम किशोर था, किशोर जो था काफ़ी अमीर अपने आप को समझता था और किसी दूसरे को कुछ समझने की कोशिश भी नहीं करता था। फलत उसने अपनी सभी काम बहादुर को सौंप दिए। यानी जो भी काम करता था सब काम जो था वो बहादुर को सौंप दिया। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगानी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई ज़रूरी थी। रोज़ ही उसके कपड़े की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए। और रात में सोते सोते ठीक है समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइश की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी हो जाती। तब ऐसा होता किशोर गरज तरज कर करने लगता और उसकी बुरी तरह गालियाँ देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। तो इस तरह से जो किशोर होता था उस बच्चे को बहुत तरपामना करता, हर तरह से उससे काम करवाता, और उससे कोई गलती हो जाती तो उसको यहाँ तक मारने भी लग गया था। देख वे किशोर चेतावनी देता हमेशा, देख वे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी टूटा तो मारते मारते लोहिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर करता क्या है, तू बैठा बैठा खाता है। तो इस तरह से वो जो है अभद्र शब्दों का भी उस पर उपयोग करता।
रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वो नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहीं बजती है, बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी हाँ हाँ करती हुई मान कर रहती थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग कर दिया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मार कर गालियां दी और उसका काम करने से इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, मैं उसे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे मरे हुए बाप को क्यों लाकर खड़ा किया, वो रोता हुआ ये बात को राइटर को बोला। मैं जानता था किशोर उसकी ओर भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इस तरह गाली सुनकर जो बहादुर बहुत दुखी हो गया था। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे, राइटर का विचार था। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं है, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, जो उसे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। बात सही है। फिर उठानी फुलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते हैं। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो वहाँ पता लगेगा कि नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए भी तरसते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम धाम कर लो। इस तरह से है जो राइटर है उसको सत्तावना देकर उसे काम करने के लिए भेज देता है।